जब भी टेंथ के बाद Can we 10th के just start with your introduction, ma'am, once again? छोटा सा, हाँ। ओके अभी हम रिकॉर्डिंग थोड़ा मिस कर गए। ओके ओके गुड मॉर्निंग ऑल। दिस इज डॉक्टर प्रियंका। मैंने डॉक्टरेट किया है ह्यूमन रिसोर्स में, और मैंने उसके पहले अपना ग्रेजुएशन साइंस साइड से ही किया है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर मैं ग्रेजुएट हूँ, और पोस्ट ग्रेजुएट में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ। मैं पिछले 20 सालों से प्रोफेशन में हूँ। पहले मैं ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशन में थी, और पिछले 4-5 सालों से मैं करियर काउंसलिंग में हूँ। और 500 से ज्यादा बच्चों को मैंने आज तक करियर काउंसलिंग के जरिए हेल्प किया है, गाइड किया है। मैं आई ड्रीम करियर से हूँ, और यहाँ पर आज आपके सामने करियर इन साइंस को लेकर के एक छोटी सी वर्कशॉप, एक सेशन करने के लिए मौजूद हूँ। मैं अगेन आप सबको वेलकम करती हूँ। अ, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि करियर इन साइंस हम लोग आज डिस्कस करेंगे। करियर इन साइंस, जब भी हम किसी बच्चे से बात करते हैं जो 10th में आता है, और उससे अगर हम पूछते हैं कि आगे क्या करना है, क्या सब्जेक्ट लोगे, तो सबसे पहला जो आंसर आता है मैक्सिमम बच्चों का वो ये आता है कि साइंस लेनी। अब साइंस क्यों लेनी है, अगर हम ये क्वेश्चन उनसे रिपीट कर दें कि आप साइंस लेके करना क्या चाहते हैं, तो मैक्सिमम आंसर रिप्लाई क्या आता है कि मेरे को या तो इंजीनियरिंग करनी है, या फिर मुझे आगे चल के डॉक्टर बनना है या डॉक्टरेट में जाना है। उसके अलावा बच्चों के पास सेकंड ऑप्शन नहीं होता है। या तो वो ज्यादा जानते नहीं हैं, या वो कंफ्यूज रहते हैं कि हम वाकई डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट बड़े पसंद आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जिन्हें जो बोलते हैं मैम हमें केमिस्ट्री बहुत पसंद है, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता कि उन पर्टिकुलर केमिस्ट्री या पर्टिकुलर फिजिक्स को लेकर हम सब्जेक्ट आगे करेंगे क्या। तो उनको यही लगता है साइंस लिया है तो इंजीनियरिंग करेंगे या मेडिकल करेंगे। लेकिन आज मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको ये जानकारी दे सकूं कि आपने जो सब्जेक्ट साइंस चूज किया है, उसके साथ आप बहुत सारे ऐसे करियर्स हैं जिनको आप अपने फ्यूचर में परस्यू कर सकते हैं, उन कोर्सेज को करके, और अपना करियर अदर देन इंजीनियरिंग और मेडिकल भी बना सकते हैं। ठीक है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं साइंस के अंदर दो स्ट्रीम्स हैं बेसिकली। मेरी स्क्रीन अगर विजिबल नहीं है या मेरी वॉइस अगर क्रैक हो रही है तो प्लीज मुझे इंटीमेट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं वो ग्लिच को क्लियर करने की कोशिश करूं। जैसे मैम हम सब, डोंट वरी, वी विल टेक केयर, मैम। ओके, थैंक यू सो मच मोनिका। सो हम सब यहाँ जितने भी बच्चे आप आए हैं, या जो बच्चे आगे 9th 10th के बाद अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, साइंस के अंदर मेजरली दो स्ट्रीम्स में हम साइंस को डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और दूसरी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ। ठीक है। हम एक एक स्ट्रीम के साथ जाएंगे, एक एक स्ट्रीम के एक एक करियर को लेंगे, और उसके बारे में डिटेल में जानकारी मैं आपको देती जाऊंगी। ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स की स्ट्रीम को। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, यहाँ अच्छा चलिए बताइए मुझे चैट ऑप्शन में कि कितने बच्चों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लिया है, और बस ये लिखिएगा यस, एंड वो क्या आगे बनना चाहते हैं। एक छोटा सा मैं जानना चाहूंगी आपके बारे में कि यस आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लिया है, एंड व्हाट यू वांटेड टू बी, इंजीनियर या कुछ और आपके दिमाग में है। एनडीए, यस, क्विकली जल्दी से आप बताइए तो मुझे पता लगेगा कि कितने बच्चे यहाँ एमपीसी के हैं। एनडीए, गुड। एनडीए, ओहो, देखिए कॉपी मत कीजिएगा प्लीज, अपना ही लिखिएगा। यस यस, जी, बीटेक, इंजीनियरिंग, गुड। यस, ओके, बीटेक, न्यूरो सर्जन, वेरी गुड। डॉक्टर, एमपीसी नहीं, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले आ गए। ओके, आईपीएस, ओके, एनडीए एंड इंजीनियरिंग, वेरी गुड। दोनों में ही आप जाना चाहते हैं। आईपीएस सौम्या द्विवेदी, आईपीएस। चलिए ठीक है, आप में से काफी बच्चे जो हैं वो, मुझे खुशी है कि सिर्फ इंजीनियरिंग को नहीं करते हैं, एनडीए। पापा,
आज शाम में लीड ला देना। रितु, पापा ले आएंगे लीड बेटे, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सो लेट्स, तो चलिए देखते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ हम सबसे पहले बात करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के करियर के बारे में। तो इसमें जो करियर्स आते हैं वो है, पहला तो इंजीनियरिंग क्लस्टर्स, इंजीनियरिंग है। आपने सबके पास, आपके पास आईडीसी दिशा का डैशबोर्ड अवेलेबल है। आपने, आई होप कि आपने वो सारा डैशबोर्ड अच्छे से देखा होगा, सर्च भी किया होगा। तो वहां पर एक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का एक पूरा क्लस्टर है जिसमें कई सारे, ये किसने किया है, ये कैसे आया है, आई एम सॉरी, जस्ट अ मिनट। नो इश्यूज प्रियंका मैम, वो एक बच्चा डूडल कर रहा होगा इसलिए स्क्रीन पे शो हो रहा है। आप कंटिन्यू करिए मैम, हमें आपकी स्क्रीन क्लियर दिख रही है। ओके 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 ओके। मैम एक बार स्क्रीन को रीशेयर कर दीजिएगा। हाँ। नहीं मैम, हो गया, आई थिंक किसी और ने डूडल, वो माला ने बोला। तो देखिए, ठीक है, तो इंजीनियरिंग क्लस्टर आपने वहां देखा होगा। इंजीनियर्स क्या करते हैं बेसिकली? इंजीनियर्स जो होते हैं वो अपनी मैथमेटिकल स्किल्स को और टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करके और कुछ नया इनोवेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और ये कई सालों से चला रहा है और आज भी ये कंटिन्यू है। ओके, तो इंजीनियरिंग का मतलब ही ये है कि आप कुछ प्रैक्टिकली इनोवेटली सोचें और कुछ नया क्रिएट करें टू सॉल्व दी डे टू डे प्रॉब्लम, हमारे दिनचर्या के जो काम है उनको आसान बनाने की। सिमिलरली मर्चेंट नेवी, मर्चेंट नेवी अगर मैं बात करूं तो ये है कमर्शियल शिप्स, कमर्शियल कार्गोज जो होते हैं उनके लिए। ठीक है, नाउ आर्किटेक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, मैं इन सब के बारे में डिटेल में आपको आगे आने वाली स्लाइड में एक एक करके बताऊंगी। तो अभी मैं आपको जस्ट एक छोटा छोटा इसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। रिसर्च साइंटिस्ट या रिसर्च करके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे एक छोटी सी रिसर्च का एग्जांपल मैं यहाँ आपको अगर दूं तो आजकल जैसे फेस्टिव सीजन है, जैसा मैंने कहा, सबके घर में सफाइयां हो रही हैं। ठीक है, सब जने, मैक्सिमम लोगों के घर में व्हाइट वॉश होता है। पहले से लेके आज तक अगर आप थोड़ा सा सोचें तो व्हाइट वॉश में बहुत चेंज आया है। पहले इस तरह का आता था कि वो अगर फर्श पे चला जाए तो हटता नहीं था। अब अगर नया इनोवेशन देखें तो वो स्मेल नहीं आ रही है या बैक्टीरियल फ्री है, समथिंग समथिंग जो आजकल एड्स में भी वो लोग कहते हैं। अब ये क्या है? दिस इज एन इनोवेशन रिसर्च, केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर की गई रिसर्च कि हम अपने डे टू डे लाइफ के, यानी हम अपने रूम, घर के अंदर जो पेंट यूज कर रहे हैं वो केमिकल ऐसा ना हो कि वो हमें, हमारी हेल्थ को ऑल्टर करे, हमारी हेल्थ को किसी तरह से नुकसान पहुंचाए या किसी तरह से हमें एलर्जिक हो। तो उसके लिए रिसर्च की गई और वो इनोवेशन करके, तो ये केमिस्ट्री की एक रिसर्च में आपको एक छोटी सी रिसर्च बता रही हूँ। इस तरह से हर सब्जेक्ट में आप रिसर्च जो वर्क है वो चलता है। एनवायरमेंटल साइंस अगर हम बात करें तो एनवायरमेंटल में इकोसिस्टम आता है, क्लाइमेट चेंज आता है, हमारे अर्थ में इतने सारे रिसोर्स, उनको लेकर के आता है, उनके बारे में स्टडी करने को आता है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, आई फील ये बच्चों का सबसे फेवरेट होगा। काफी सारे बच्चे जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, अगर उनसे डिटेल में पूछा जाए कि कौन सी इंजीनियरिंग, मैम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। बिकॉज पेंडेमिक के बाद लोगों ने देखा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और जैसे जैसे इनोवेशन आ रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, लोग अपने आप को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से ज्यादा अटैच कर रहे हैं, ज्यादा उसके अंदर जाना चाहते हैं। तो वो जो एरिया है वो सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लस्टर के अंदर आता है। एग्रीकल्चर, हमारा जो खेती, और हम तो, भारत जो है वो तो कहलाता ही जो है वो एग्रीकल्चर कंट्री है, यानी कि हमारा जो देश है वो खेती और खेती बाड़ी से प्रोड्यूस होने वाले आइटम्स के लिए बहुत माना जाता है। यहाँ से हम कई सारी चीजें एक्सपोर्ट भी करते हैं जो हम ग्रो करते हैं, है ना। तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी भी हम साइंस के अंदर ही इस क्लस्टर को लेते हैं। और क्योंकि इसके अंदर देखिए बॉटनी भी आएगी, पेड़ों के बारे में पढ़ना आएगा, इसके बारे में सॉइल के बारे में, यानी उसमें थोड़ा सा हम केमिस्ट्री का भी यूज करेंगे, फिजिक्स का भी यूज होता है। सो कैसे करते हैं वो मैं आपको धीरे धीरे आगे बताऊंगी।
चलिए अब एक एक करके इन क्लस्टर्स के बारे में या इन पर्टिकुलर करियर के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले चाहूंगी कुछ और बात करना, इन मूवीज के बारे में बात करना। ओके, सो ये मूवीज किस किस ने देखी है, जरा चैट बॉक्स में मुझे फटाफट से बताइए, तीनों मूवीज किस किस ने देखी है? आई एम वेटिंग। 3 इडियट, आयरन मैन एंड द मार्शियन। मैंने मैम, प्रियांशु, मानस, अच्छा आपने 2 देखी हैं, सुभाष ने तीनों देखी हैं, अजलन खान ने तीनों, आयरन मैन देखी है खाली। ओके, अच्छा मार्शियन नहीं देखी, कोई बात नहीं, मैं इन तीनों के बारे में आपको बताऊंगी। और मैं ये क्यों इस बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि देखिए ये जो तीनों मूवीज हैं ये कहीं ना कहीं आपकी साइंस इंजीनियरिंग इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं 3 इडियट्स। 3 इडियट्स में कौन था, आप बताएंगे चैट में मुझे? 3 इडियट मूवी में कौन, जो एक मेन कैरेक्टर का नाम क्या था? रैंचो, करेक्ट। जो आमिर खान तो ठीक है वो एक्टर था, लेकिन उसका जो कैरेक्टर था उस फिल्म में रैंचो। तो रैंचो बेसिकली इंजीनियरिंग वर्क के लिए, या मैं कहूंगी कि जो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के साथ आती है उसको वो बहुत प्यार करता था, और वो उन चीजों से डे टू डे लाइफ की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोचता रहता था। जैसे उसने एक पहला इनोवेशन अपने ही कॉलेज में रहकर किया था कि वो जो किसी एक दूसरे स्टूडेंट का क्या ठीक किया था, बताइए बताइए जल्दी से, किसी को याद है? रैंचो तो सबने लिख दिया, क्या ठीक किया था? ड्रॉन, करेक्ट प्रिंस, ड्रॉन। तो मैम एक, ड्रोन। या ड्रॉन, करेक्ट करेक्ट। सो वो ड्रॉन उसने, जबकि वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट का प्रोजेक्ट था और ये उस इसमें नहीं था, लेकिन इसकी नॉलेज, ये अपनी नॉलेज को यूज करना चाहता था, ठीक है। दूसरा, इसने, अगर आपने फिल्म देखी होगी तो इसने कई सारे इनोवेशन किए थे जो कि एक छोटे से पार्ट में बताए थे। लाइट एनर्जी को, यानी कि सोलर एनर्जी को लेकर के उसने कुछ नए जो मशीनरी क्रिएट की थी, एक बहुत छोटे से पार्ट में उसका एक स्कूल दिखाया जाता है। वायरस जनरेटर, करेक्ट प्रियांशु। तो वो भी उसने एक क्रिएट किया था कि किस तरह से एक कार के बैटरी के साथ हम एक जनरेटर लाइट क्रिएट कर सकते हैं वहां पर। फिर उसने वो सक्शन भी बनाया था, बहुत सारी चीजें, तो वो उसका इंजीनियरिंग माइंड था ना। आयरन मैन, आयरन मैन में जो कैरेक्टर नेम था, किसी को याद है उस कैरेक्टर का नाम? उसका मार्वल यूनिवर्स में वो कैरेक्टर रहता था, उस कैरेक्टर का नाम था टॉनी। आगे बताएंगे कोई? टॉनी स्टार्क। तो टॉनी स्टार्क जो था, करेक्ट, यस यस यस, स्टार की स्टार्क, स्टार्क ठीक है। सो वो कैरेक्टर जो था बेसिकली वो भी इंजीनियर था। आपने अगर मूवी देखी है, और जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए मैं बता दूं कि वो मूवी में वो भी जो कैरेक्टर होता है वो भी इंजीनियर होता है, और वो भी इनोवेशन के काम करता है, कुछ बिजनेस डेवलपमेंट करने के लिए या नई नई इंडस्ट्री के लिए कुछ इनोवेशन करता है। और उसको कुछ इस तरह के नेगेटिव लोग उसको कैप्चर कर लेते हैं और उससे बोलते हैं कि आप ऐसे क्रिएट, कुछ इस तरह के औजार बनाएं, ऐसे मिसाइल वगैरह कुछ इस तरह का क्रिएट करें जिससे हम मास डिस्ट्रॉय कर सके और हम वर्ल्ड को कैप्चर करें। बट वो काम नहीं करता, और वो अपनी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को यूज करके एक सूट बनाता है अपने लिए, जिसमें वो सुपर ह्यूमन पावर, उसको एबिलिटीज आ जाती, राइट। तो ये भी उसका इंजीनियरिंग माइंड है। व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दीज मूवीज, क्योंकि यहाँ पर प्योर इंजीनियरिंग वर्क आता है, ठीक है। अब द मार्शियन, ये कई बच्चे बोले कि हमने ये मूवी नहीं देखी है, तो आई सजेस्ट कि अगर आपको टाइम अलाउ करता है तो आप ये मूवी जरूर देखें, स्पेशली जो बच्चे स्पेस में इंटरेस्टेड हैं। इस मार्शियन में जो कैरेक्टर होता है उसका नाम है मार्क वॉटने। ये एक कैरेक्टर नेम है जो अपने ग्रुप के साथ मार्स पे जाते हैं, ओके। और वहां पर ये अपने क्रू से बिछड़ जाता है, मतलब जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं अपने वापस अपने स्पेसशिप में वापस आ रहे होते हैं, तो ये स्पेसशिप चल देता है और ये उसी मार्स पे रह जाता है, ये जो कैरेक्टर है। अब ये अपने इंजीनियरिंग माइंड को यूज करके वहां पर जो मार्स का बेस
बनाया होता है इन्होंने, क्योंकि वहां बड़ी चिल्ड होती है। तो वहां उस ठंड को मिटाने के लिए ये किस तरह से अपना इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वाला माइंड यूज करता है, वहां हीट जनरेट करता है, वहां पर ये वाटर क्रिएट करता है। ओके, वहां पर ये फूड अब मार्स पे कहीं नहीं होता, तो वो किस तरह से फूड क्रिएट करता है, आलू को उगाता है ये वहां पर। आप देखिएगा, ये मूवी बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। एंड देन उसके बाद जो वहां रोवर वो छूट जाता है, पुराना कोई रोवर होता है, उसको ये ठीक करता है, अपने क्रू मेंबर के साथ कनेक्ट करता है, एंड देन अपनी फिजिक्स की, मैथमेटिक्स की टेक्निक्स को यूज करके, एंड देन ये वो रोवर के साथ अपने आप को लॉन्च करता है स्पेस में, ताकि ये अपने स्पेसशिप के साथ मिल सके। सो पूरी डिटेल तो मैं आपको यहाँ एक एक मूवी की नहीं बता सकती, बट आई फील कि आपको इससे पढ़कर जो स्पेस के अंदर जो एरो नॉटिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, या जो स्पेस प्रोजेक्ट के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, फिजिक्स को लव करते हैं और या मैथमेटिक्स को प्यार करते हैं, वो जाकर के जरूर इस मूवी, और बाकी लोग भी इस मूवी को देखें। यहाँ पर बहुत सारी चीजें साइंस से रिलेटेड आपको सीखने को मिलती हैं। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट अपनी स्लाइड लेते हैं। जस्ट अ मिनट। यस, सो नाउ दिस स्लाइड सेज फॉर 3 डिफरेंट पर्सन इन आर, जो आई थिंक आप सब जानते हैं। अब जल्दी से मुझे पहले वाले पर्सन का अपना नाम बताइए। बहुत कम लोग मुझे आंसर कर रहे हैं। आई वांट कि ज्यादा से ज्यादा इसमें, जी, श्री अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, ये तो बहुत सारे बच्चों के रोल मॉडल होने चाहिए। करेक्ट 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 करेक्ट। कल्पना चावला, करेक्ट। सेकंड पर्सन इज कल्पना चावला। थर्ड पर्सन कौन है? अब्दुल कलाम, ठीक है। कल्पना चावला, थर्ड पर्सन कौन है? आप रिकॉग्नाइज करते हैं उनको? सुंदर पिच्चई, करेक्ट। सी ऑफ गूगल, करेक्ट। मानस, वेरी गुड, आपने तीनों एक साथ लिखे, करेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच। आप सब यहाँ अटेंटिवली मुझे सुन रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है, थैंक यू फॉर दैट। सो पहले हमारे हैं श्री अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। ये हमारे एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली आज ये हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये भी एक इंजीनियर थे। अब ये वाली जो पिक्चर मैंने आपको दिखाई है, यहाँ 3 हमारे रोल मॉडल हैं, लेकिन तीनों अलग अलग क्षेत्र में है, तीनों अलग अलग करियर्स में है, बट तीनों के तीनों इंजीनियर्स हैं। अब्दुल कलाम सर भी जो थे, वो बीटेक एमटेक उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से किया था, चेन्नई से, जब वो चेन्नई में था, वहां से इन्होंने अपनी बीटेक एमटेक की थी, और उसके बाद ये एरोस्पेस में आए थे। इनको हम और क्या कहते हैं? इनका एक और नाम है, कोई बताएगा मुझे? मैम मिसाइल मैन। करेक्ट, मिसाइल मैन। ही इज अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड फ्रीडम फाइटर। ओके, या ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ये मिसाइल मैन थे, बिकॉज इन्होंने मिसाइल किया था, और इन्होंने न्यूक्लियर पावर का भी, जो पोखरना में हमारा सेकेंड जो हुआ था, सेकेंड हमारा जो टेस्ट हुआ था न्यूक्लियर पावर का, वो भी अब्दुल कलाम की देख रेख में हुआ था। उन्होंने ही उसको पूरा गाइड किया था और उसको लॉन्च कराया था, करेक्ट। सो ही इज अ वेरी, एक साइंटिस्ट थे, इंजीनियर थे, बेसिकली इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके साइंटिस्ट बने। तो जैसा मैंने आपको बोला कि इंजीनियरिंग के साथ आप कई सारे फील्ड में जा सकते हैं, राइट। सो एक फील्ड ये है। दूसरा, कल्पना चावला। कल्पना चावला इज अगेन एन इंजीनियर, बीटेक किया था उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से। ओके, एंड देन वो चली गई, फिर यहाँ से आउट ऑफ इंडिया चली गई, वहां पर उन्होंने एमटेक किया, पीएचडी करी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने अपनी बीटेक की थी, और उसके बाद वो उसी के अंदर आगे बढ़ी, और आगे जाकर के, और सचिन आपने अनम्यूट किया है, आपको कुछ कहना है बेटा? ओके ओके। सो उसी में इन्होंने पीएचडी करी, एंड देन इन्होंने स्पेस शटल, कोलंबिया की स्पेस शटल के अंदर ये गई थी। पहले जब ये गई थी 1997 में, तब ये बहुत सक्सेसफुली वापस भी आई थी, लेकिन सेकेंड टाइम में जब ये 2003 के अंदर गई, तो अनफॉर्चुनेटली इनका उसमें डिमाइस हो गया था। ये भी अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इन्होंने वुमेन को एक रोल मॉडल बन गई कि हम गर्ल्स भी आगे स्पेस के अंदर कुछ कर सकती हैं, ठीक है। सो इसीलिए हम इनको रोल मॉडल मानते हैं। थर्ड वन, सुंदर पिच्चई, गूगल के सीईओ हैं। अब
सीईओ मतलब आप किसी बड़े से फर्म को, बड़े से ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहे हैं, तो आपके कई सारे बच्चों के दिमाग में ये आ सकता है कि ये तो मैनेजमेंट का रोल है, लेकिन ये भी इंजीनियर हैं। इन्होंने अपनी बीटेक की थी आईआईटी खड़गपुर से, और वहां पर इन्होंने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की है। फिर ये अमेरिका गए, वहां इन्होंने अपनी मास्टर्स की और एमबीए भी किया। फिर उसके बाद इन्होंने गूगल ज्वाइन की। आप लोग गूगल क्रोम यूज करते हैं, सर्च इंजन जो है एक, वो उसको क्रिएट करने में सुंदर पिचई का बहुत बड़ा हाथ था। तो ये पहले वहां वर्क करते रहे, धीरे 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 इनका डेडिकेशन बहुत था। ये बहुत अच्छे मैनेजर हैं और इंजीनियरिंग में, इनोवेशन में, टेक्नोलॉजी में ये बहुत आगे हैं। इसलिए धीरे धीरे करके आज ये पहले गूगल के सीईओ बने, अब गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, उसके भी सीईओ हो चुके हैं। ठीक है। सो मेरा इन तीनों को, रोल मॉडल को बताने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आप अपनी इंजीनियरिंग की नॉलेज को, यानी आपकी जो स्किल्स आ जाती हैं इंजीनियरिंग के बाद, उसके साथ आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। यस, सो नेक्स्ट स्लाइड अगर मैं देखूं तो ये आई हमारी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की। अब आपको पता है कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने इतना कुछ आपको इतनी देर से बताया है, तो सिर्फ स्पेस का ही इंजीनियरिंग में नहीं जाते हैं, सिर्फ कंप्यूटर्स या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही इंजीनियरिंग नहीं होती है। इंजीनियरिंग के बहुत सारी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग होती है, केमिकल इंजीनियरिंग होती है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग होती है, बायोमैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है, और बहुत सारे इसके ब्रांचेस हैं। ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन का यूज हम कहाँ देखते हैं, बच्चे बताएंगे मुझे? हाँ, यस प्रियांशु। सो अब आप मुझे चैट में लिखिए कि कहाँ हम इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का यूज देखते हैं। फोन्स, करेक्ट। फोन्स पे हम लोग, जो नॉट ओनली फोन्स, जो हमारा कम्युनिकेशन का जो आजकल जरिया है, फॉर एग्जाम्पल नेटवर्क आता है आप सबके घर में, जो नेट आता है वो उसको ले लीजिए, या आपके फोन के सिग्नल नहीं आ रहे, हम बहुत इजीली बोल देते हैं अरे मम्मी आज तो फोन के सिग्नल नहीं आ रहे इसलिए आपको कॉल बैक नहीं कर पाया, अगर मम्मी का कभी फोन मिस हो गया। या किसी से बात नहीं करनी हो तो अरे अरे यहाँ पर तो सुनाई नहीं दे रहा, सिग्नल नहीं आ रहे। बहुत इजीली हम टर्म यूज कर देते हैं, सिग्नल नहीं आ रहे। वो सिग्नल्स को आप तक पहुंचाने का काम, या वो सिग्नल्स प्रॉपर आपके फोन या आपके जो भी कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं वो चलें, उसका काम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर्स करते हैं। ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर साइंस के बारे में आपको सबको पता है। आपको एरोस्पेस, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजिकल जो होता है, या फूड टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी में भी इंजीनियर्स का बहुत सारा यूज होता है। फूड टेक्नोलॉजी, जैसे आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे पैकेज फूड आ रहे हैं, राइट? अब उनमें वो जो मशीनरी बनी है जिससे कि वो पैकेज फूड सेफली, हाइजीनिकली हम लोगों तक पहुंचे, वो मशीन कैसे बनाई जाए, कौन से किस तरह का इनोवेशन हो, और वो कैसे हाइजीन के साथ काम कर सके, वो काम फूड टेक्नोलॉजी में होता है। क्वालिटी फूड की, और उसको कैसे पैकेजिंग कर सकें, वो सारे काम फूड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में किए जाते हैं। तो ये तो सारे कोर्सेज इंजीनियरिंग के हैं। इसके एंट्रेंस एग्जाम अगर हम बात करते हैं तो जेई एडवांस है। जेई के 2 एग्जाम्स होते हैं, मेंस और एडवांस, आप सबको पता है। बिट्स पिलानी अपना एक खुद का एंट्रेंस एग्जाम रखते हैं जिसको हम बिटसेट कहते हैं। वीआईटी जो है वो वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम है। एसआरएम भी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वो भी अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। वीबी वेस्ट बंगाल का भी स्टेट वाइज, जो सारे स्टेट के स्टेट वाइज एंट्रेंस एग्जाम इंजीनियरिंग कॉलेज के भी होते हैं। सो ये एंट्रेंस एग्जाम है। अब कॉलेजेस जिनके इन एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम को देने के बाद हम किन कॉलेजेस में जाते हैं? आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, और दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं, बिट्स पिलानी है, एसआरएम का कॉलेज है, और बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो हैं वो
अपने अपने एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी आपको लेते हैं इन कोर्सेज में, अदरवाइज आप जेई मेंस या एडवांस के स्कोर के बेसिस पे भी आपको एंट्रेंस मिलती है, एडमिशन मिलता है। अब इसके बाद आप क्या करियर परस्यू कर सकते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, डेटा, या देव आप कुछ कह रहे हैं? ओके, डेटा साइंटिस्ट, डेटा साइंटिस्ट भी आजकल एक बहुत अपकमिंग करियर है, इसके बारे में मैं डिटेल में आगे हम अब बात करेंगे। क्यूए इंजीनियर, क्वालिटी एनालिसिस, हर चीज की एक क्वालिटी एनालिसिस की जाती है कि वो एक अप टू द मार्क लेवल पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, उसके लिए भी इंजीनियर्स को अपॉइंट किया जाता है। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियरिंग होती है। प्रोजेक्ट मैनेजर आप बन सकते हैं, टीचिंग के अंदर भी आप जा सकते हैं, अगर आपका पैशन है कि आप टीचिंग करें और आप साइंस या इंजीनियरिंग की चीजों को लेकर के आगे बढ़ें और पढ़ाएं, तो टीचिंग बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। आप नेटवर्क इंजीनियर भी बन सकते हैं, ठीक है। सो ये कोर्सेज और करियर्स रिलेटेड टू इंजीनियर। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज ये है अपनी मर्चेंट नेवी। अब आप में से कोई मुझे ये बताएगा कि मर्चेंट नेवी जो है वो कितने लोग जानते हैं कि मर्चेंट नेवी क्या है एग्जैक्टली एक वर्ड में उसको बताएं कि मर्चेंट नेवी का वर्क क्या होता है। बताएंगे बच्चे? कहाँ गए सब? छोड़ रहे हैं प्लीज। हेलो, यस आई नो कविता, यस कविता बताइए। कविता आप अनम्यूट करके बताना चाहेंगी या चैट पे लिखना चाहेंगी? कमर्शियल शिपिंग, करेक्ट, ठीक है, थैंक यू कनिष्का। सो मर्चेंट नेवी वो ब्रांच है, वो लोग हैं जो कमर्शियल शिपिंग, कमर्शियल शिपिंग के अंदर क्या आता है, जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिप्स जाती हैं पैसेंजर्स को लेके या सामान को लेकर के। हम लोग जैसे कहते हैं ना, ये सामान हम इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं या ये वहां से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम अपना सामान यहाँ से दूसरी कंट्री में भेज रहे हैं या दूसरी कंट्री से यहाँ मंगा रहे हैं, तो वो ज्यादातर हम सी के थ्रू, मैरिन रूट के थ्रू ही हम ये अपना जो ट्रांजैक्शन है वो करते हैं, राइट। तो ये जो सारा हैंडल करते हैं, उन शिप्स को, बड़े बड़े शिप्स को हैंडल करने वाले जो लोग होते हैं वो मर्चेंट नेवी के होते हैं। सो यस, सो मर्चेंट नेवी के जो कोर्सेज हैं, अब मर्चेंट नेवी के अंदर पाथ जो है उसमें डेफिनेटली आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ही लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको बीटेक करनी पड़ेगी मैरिन इंजीनियरिंग में या नेवल आर्किटेक्चर में भी आप कर सकते हैं। आप बीएससी भी कर सकते हैं नॉटिकल साइंस के अंदर, या शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर। जब इतने बड़े शिप्स जाएंगे तो वहां पर कोई ना कोई तो होगा ना जो उसको रिपेयर करे, अगर बीच समुद्र में अगर वो शिप खराब हो जाए तो उसको रिपेयर करने के लिए जो लोग होते हैं वो शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर कोर्स करके गए हुए होते हैं। अच्छा, बीए लॉजिस्टिक एंड रिटेल। अब आप सोचेंगे कि इंजीनियरिंग साइंस में बीबीए कहाँ से आ गए, तो देखिए लॉजिस्टिक एंड रिटेलिंग जो होती है वो एक तरह का एक करियर है या एक इस तरह का जॉब होता है जहां आप जितने ये काम है कि भाई यहाँ से ये गुड्स उठाए, इस शिप ने लिए और इसको, इतने शिप्स को अगर फॉर एग्जांपल इंडिया से 3-4 कंट्रीज के अंदर हमें गुड्स भेजने हैं, हमारा सामान एक्सपोर्ट करना है, तो कौन सा सामान कब कौन सी कंट्री में कितनी बजे पहुंचेगा, किसको वो हैंडओवर करना है, यहाँ कौन वो हैंडओवर लेगा, और किस, ये जो जितना भी पूरा मैनेजमेंट है, जो भी ये पाथ बनाना है, इसको सारा गवर्नेंस करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें जिस पर्सन की जरूरत पड़ती है वो लॉजिस्टिक वाला होता है। उसको भी मैथमेटिक्स की भी जानकारी जरूरी होती है, और लॉजिस्टिक और रिटेलिंग के अंदर वो बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम, राइट, तो वो भी मैरिन मर्चेंट नेवी के अंदर उनका भी काम होता है। अब एंट्रेंस एग्जाम की अगर हम बात करें तो IMU CET ये है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट।
सिमिलरली ऑल इंडिया मर्चेंट नेवी एंट्रेंस टेस्ट, जेई एडवांस देके भी आप इन कॉलेजेस के अंदर या मर्चेंट नेवी के कोर्स में बीटेक इंजीनियरिंग में आप ज्वाइन कर सकते हैं उस कोर्स को, ठीक है। ये इसके एंट्रेंस एग्जाम्स है। नाउ वी टॉक अबाउट कॉलेजेस। तो कॉलेजेस जो हैं वो इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि उनका एंट्रेंस एग्जाम है तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट है, मैरिन इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये कुछ कॉलेजेस हैं जिनको हमने यहाँ मेंशन किया है। आप इन और डिटेल में वन ऑन वन में अपनी जो काउंसलर हैं उनके साथ, अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको और अलग कॉलेजेस के बारे में भी जानकारी देंगे। नाउ करियर्स, इसके अंदर कौन कौन से करियर्स हैं, जैसे कैप्टन है, फिर डेक ऑफिसर है, चीफ ऑफिसर है, चीफ इंजीनियर है, ठीक है, मैरिन इंजीनियर्स भी होते हैं, और ईटीओ इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर, क्योंकि जब शिप होता है वो बहुत ज्यादा टेक्निकल, उसका जो मतलब जहां पर वो शिप का मेन, जहां से वो पूरा कंट्रोल करते हैं या उसको चलाते हैं, उसको कॉकपिट तो शायद एरोप्लेन को कहते हैं, इसका भी हम कॉकपिट कहें, तो वहां पर जो भी उसकी मशीनरी को हैंडल करने वाले इलेक्ट्रो टेक्निकल, क्योंकि इसमें कई सारे हमें, देखिए जब आप शिप लेकर मैरिन में जाते हैं यानी सी में जाते हैं, तो सब कंट्रीज की अपनी अपनी एक सीमा होती है, वहां पर भी बाउंड्रीज होती हैं, तो आपको मैरीटाइम जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जो शिप्स के लोग हैं, ये सारा उनको रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए, तो ये लोग सिग्नल भी भेजते हैं। आप जब किसी और कंट्री के सी के सराउंडिंग में जब एंटर कर रहे होते हैं, तो इनको उन लोगों को इन्फॉर्म भी करना पड़ता है कि हमारा सी यहाँ आ रहा है, अदरवाइज उनके जो सी में जो नेवी है जो उसके उस पर्टिकुलर कंट्री को प्रोटेक्ट कर रही है या सिक्योर कर रही है, वो हो सकता है आपके शिप पर अटैक कर दे। तो इन सब चीजों का ध्यान भी ये रखते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक जो भी मैंने आपको बताया है आपको सब समझ में आ रहा होगा। मुझे एक थम्स अप मिल जाता तो बहुत अच्छा लगता। स्टूडेंट्स, अब तक आप आई थिंक समझ चुके हैं। थैंक यू सचिन, थैंक यू। यस पर्व, आपका कोई क्वेश्चन है या आपने जस्ट मुझे थम्स अप दिया है? अगर क्वेश्चन है तो प्लीज आप अपना नोट। जी बेटे, अच्छा थम्स अप दिया था, ओके ओके पर थैंक यू। अगर फिर भी आपका अब तक कोई भी क्वेश्चन अगर है तो जैसा मैंने आपको इनिशियली कहा, प्लीज आप अपनी पेन और पेपर डायरी में नोट कर लीजिएगा, मैं उनके क्वेश्चन के आंसर्स देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर करियर इन मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, जो है आर्किटेक्चरल एंड प्लानिंग। तो अगर हम आर्किटेक्चर और प्लानिंग की बात करते हैं तो इट इज कंसिस्टेड ऑफ बेसिकली टू डिपार्टमेंट, एक तो है आर्किटेक्चर और एक है प्लानिंग। तो यहाँ अगर आप आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो ये एक ऐसा एरिया है या ऐसा स्कोप है जहां पर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, राइट। जहां आप एक पर्टिकुलर एरिया में जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने की बात आती है, डिजाइन करने की बात आती है, तो वो आर्किटेक्ट करते हैं। अब देखिए डीएलएफ से आप सब जुड़े हुए हैं, राइट? यस और नो? यस ना? तो डीएलएफ एक ऐसी कंपनी है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्क करती है। मुझे यहाँ पर ये पता पूछना है, जल्दी से चैट में डालिए कि आपके चीफ आर्किटेक्ट डीएलएफ के कौन है, उनका नाम पता है किसी को? जल्दी बताइए। नो मैम, यस मैम, निशिद, प्लीज बताइए नाम अगर आपको पता है तो। यस निशिद इज, निशिद आप एक बार अनम्यूट करके बोल दें बेटा। नो मैम, मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? इनका नाम है गौरव मल्होत्रा। ही इज अ चीफ आर्किटेक्ट ऑफ डीएलएफ, गुड़गांव का जो है वहां के चीफ आर्किटेक्ट है, ठीक है। तो एक तो आर्किटेक्ट होते हैं, दूसरा प्लानिंग। तो अगर आपको आर्किटेक्चर में जाना है जहां आपको अपनी, आप बड़े डिजाइनिंग है, आपको इन बिल्डिंग्स को देखकर लगता है कि अरे ये इस तरह का डिजाइन होता, या इसको हम ऐसे डिजाइन कर सकते हैं, बड़ी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स बनी है। अगर आप में से काफी बच्चे जो गुड़गांव में रहते हैं या आपके भी शहर में, कई बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं जो हमें दूर से ध्यान अट्रैक्ट करती हैं, होती है ना?
देखते हैं ना। तो वो बिल्डिंग्स को क्रिएट करना, क्योंकि जनरली तो सीधी सीधी खड़ी करेंगे तो ही वो टिकेगी। अब कोई शिप शेप में है या अलग अलग, तो वो कौन क्रिएट करता है, वो डिजाइनिंग कौन करता है, वो आर्किटेक्ट होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इनके इसके लिए आपको मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री की बहुत जरूरत है। अगर आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं तो आपको मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ ही अपनी 11th 12th करके आगे जाना होगा। अगर अब आती है बात प्लानिंग की, प्लानिंग क्या है? प्लानिंग है बेसिकली जब आप किसी भी एरिया को, कोई स्पेस को, ठीक है, आप जब सोचते हैं कि यहाँ हम कौन सी कमर्शियल बिल्डिंग बनाएंगे। अब आप देख, आप अगर मॉल्स में तो सब बच्चे जाते हैं, राइट? जाते हैं ना बच्चे सब, यस और नो? बताइए भाई, यस। निषेध, एक आध बच्चे ही क्यों जवाब दे रहे हैं? यस यस, कितनी जल्दी आया, यस मैम। तो आप जब मॉल जाते हैं, आपने देखा होगा कि जब आप एंट्री करते हैं, मैक्सिमम मॉल्स सिमिलर होते हैं। थैंक यू एवरीवन। सो आपने अगर देखा होगा तो वो एक तरीके से प्लान किए होते हैं कि कुछ शॉप्स ग्राउंड में होंगी, कुछ फर्स्ट फ्लोर में होंगी। एक्सीलेटर भी जो होते हैं, ऊपर जाने का नीचे आने का, सबका एक प्लानिंग होता है, एक सिमिलर प्लान्स के साथ वो बनते हैं। लिफ्ट कहाँ होगी, रेस्ट रूम्स कहाँ होंगे, राइट? अगर फूड कोर्ट बनाना है तो वो कहाँ होगा, प्ले जोन अगर है तो वो कहाँ होगा। बहुत प्लानिंग के साथ उस एक पर्टिकुलर बिल्डिंग को, जिसको हम मॉल कहते हैं, बनाया जाता है। वो प्लानिंग भी जो है वो आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग क्लस्टर में ही आता है। प्लानिंग के लिए अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं भी है, आप मैथ से प्यार करते हैं और आपको डिजाइनिंग भी पसंद है और आपको प्लानिंग करना बहुत अच्छा लगता है कि किस तरह से स्पेस को प्लान किया जाए, तो उसके लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स के साथ, अगर आप किसी और सब्जेक्ट के साथ 11th 12th कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉमर्स के साथ आपने मैथ्स ले ली या ह्यूमैनिटीज के साथ आपने मैथ्स ले ली, तो आप प्लानिंग के लिए एलिजिबल हैं। प्लानिंग का बी प्लान का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है, अगेन अपने अपने चैट बॉक्स को ओपन कीजिए और जल्दी से लगाए बताइए कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा प्लान्ड सिटी कौन सी है? किसी को पता है? हमारे इंडिया में सिटी एक है जो कि हम कहते हैं प्लान्ड सिटी। बताइए, है आपको पता? बेंगलुरु, गुड़गांव? नहीं, नो 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 नो, जल्दी जल्दी बताइए। दिल्ली? नो। चंडीगढ़? यस अजलान, थैंक यू। चंडीगढ़ इज दी फर्स्ट प्लान्ड सिटी। उसके बाद नवी मुंबई भी आया है। सूरत में जब फ्लैग आया था, उस फ्लैग के बाद सूरत को दोबारा रिडिजाइन करके बड़ा प्लान बनाया गया। बट हम जनरली जब बात करते हैं कि प्लान्ड सिटी कौन सी है, तो हम चंडीगढ़ की बात करते हैं। आप में से कई बच्चे चंडीगढ़ जाकर घूमे भी होंगे, देखा भी होगा। नहीं तो भी आप आजकल तो देखिए गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, एक बार देखिए वहां की। बड़ा प्लान है कि यहाँ रेजिडेंशियल होगा, इसके इतने मीटर्स या किलोमीटर्स के दायरे के अंदर उनका मार्केट प्लेस होगी। ठीक है। और ये प्लानिंग हमारे जवाहरलाल नेहरू जी की एक जो उनका एक सपना था कि हमारे यहाँ पर प्लान्ड सिटी बने, तो ये उनका इनिशिएटिव था चंडीगढ़ बनाने का। और ये किसने किया था चंडीगढ़ को प्लान? एक फॉरेन के थे, ली कॉर्बूरस सर, उन्होंने ये प्लान किया था। ठीक है। तो प्लानर्स जो होते हैं वो सिटी भी प्लान करते हैं, वो किसी भी स्पेस को प्लान करते हैं। आप एयरपोर्ट को ले लीजिए, आप बस स्टैंड को ले लीजिए। आजकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हो रहा है, वो सिर्फ बिल्डिंग खड़ी करना ही एक काम नहीं है। आप कौन सी फैसिलिटी को या कौन सी सर्विस को या कौन सी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को कहाँ बनाएंगे, उसकी प्लानिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। तो आर्किटेक्ट जनरली प्लानिंग का भी काम करते हैं। बट अगर आप आर्किटेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, आर्किटेक्चर में आप सिर्फ प्लानिंग में जाना चाहते हैं, तो मैथ्स के साथ आप इस एरिया में भी परस्यू कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इसके अंदर इंस्टीट्यूट कौन से हैं, कोर्सेज कौन से हैं और एंट्रेंस एग्जाम क्या आएंगे। तो जो इंस्टीट्यूट है आईआईटी के अंदर, आईआईटी रुड़की इज वेरी ओल्ड एंड इट इज रिनाउंड फॉर आर्किटेक्चरल। इसका बी आर्क का जो वहां का कोर्स है, उसके लिए ये माना जाता है। ठीक है। तो सॉरी, तो आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर है, मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर है, जामिया मिलिया इस्लामिया, गुरु गोबिंद सिंह,
यहाँ सब पे बी प्लान बी आर्क, मतलब बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ प्लानिंग, जेई पेपर्स। इसके एंट्रेंस एग्जाम की अगर हम बात करें तो जेई का पेपर 2, या आप नाटा का एक एग्जाम होता है जो साल में 3 बार होता है, या पेपर 2B या 2A जिसकी हम बात करते हैं, वो भी आपको बी आर्क या बी प्लान के अंदर, कोर्स के अंदर लेके जाता है। नाउ बात करते हैं साइंसेस। अभी तक हमने इंजीनियरिंग, मैथ्स और कंप्यूटर, फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड बात करी। साइंसेस की अगर हम बात करें तो साइंसेस में आपकी केमिस्ट्री भी आती है, फिजिक्स भी आता है, बायो भी आता है, बायोटेक्नोलॉजी भी आती है। तो इससे रिलेटेड जो कोर्सेज हैं, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप हैं जो आप कहते हैं कि भाई मुझे तो सिर्फ फिजिक्स पसंद है या सिर्फ केमिस्ट्री पसंद है, और मैंने बाईपीसी ले लिया है या MYPC ले लिया है, मगर मुझे नहीं पता मुझे इंजीनियर बनना है नहीं बनना, या बायोलॉजी के अंदर डॉक्टर बनना है नहीं बनना, तो उनके लिए ये है कि वो BSc फिजिक्स को कर सकते हैं, BSc केमिस्ट्री कर सकते हैं। अब उनसे आप बनेंगे क्या? तो आपकी जो करियर है वो है एस्ट्रोफिजिसिस्ट बन सकते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स जो एस्ट्रो यानी स्टार्स, यूनिवर्स, मून, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। अभी रिसेंटली आप सबने चंद्रयान देखा था, वहां पर कितने सारे लोग थे, वहां बहुत सारे एस्ट्रोफिजिसिस्ट भी थे, करेक्ट? तो अच्छा, क्लाइमेटोलॉजिस्ट, जो आजकल इतना क्लाइमेट चेंज होता है, गर्मी में गर्मी नहीं पड़ रही है, सर्दी में सर्दी नहीं हो रही है, बहुत चेंजेस आ रहे हैं, वेरिएशन आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, उसको हम कैसे सस्टेन कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने एनवायरमेंट को वापस से ठीक कर सकते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम्स अगर वो क्रिएट कर रहा है, तो उसकी स्टडी के लिए क्लाइमेटोलॉजिस्ट होते हैं। बैक्टीरियोलॉजिस्ट जो बैक्टीरिया पे वर्क करते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोलॉजी यानी कि आपके RNA DNA को अगर उनके बारे में स्टडी करना है, उनकी इंफॉर्मेशन की और को टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करके उसके कॉम्बिनेशन बताने हैं, उससे रिलेटेड कुछ डिजीज को इरेज करना है, तो वो बायो इन्फॉर्मेटिशियंस होते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट जो आपकी नर्वस सिस्टम्स के साथ वर्क करते हैं। और वीरोलॉजिस्ट, वीरोलॉजिस्ट का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हमने कोरोना टाइम पे देखा था। हमारे देश में वैक्सीन बनी है, सबको पता है। वो वैक्सीन जो है वो वीरोलॉजिस्ट ने ही, जो साइंटिस्ट हैं जो वायरोलॉजी को पढ़कर आए हैं, वायरस के बारे में पढ़कर आए हैं, उन्होंने क्रिएट की है। तो अगर आपका वो इंटरेस्ट है तो आप वहां पर भी इस करियर को बना सकते हैं, करेक्ट? देन जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग भी एक बहुत वास्ट और बहुत ही अपकमिंग फील्ड है। जेनेटिक्स, हमारे सबके अंदर जीन्स होते हैं, हम बड़े आसानी से, अरे ये इसकी तरह लगता है, ये उसकी तरह लगता है, इसमें इसके पापा के जीन्स है, इसके मम्मा के जीन्स है, हम बहुत इजीली बोल लेते हैं। लेकिन वो जीन्स कैसे वर्क करते हैं, वो जीन्स कैसे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को, आपके जो आपके एंसेस्टर्स हैं वहां से वो कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के आपके अंदर कैसे लाते हैं वो, और उनमें अगर कोई म्यूटेशन है, लाइक अगर इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ जल्दी से देना चाहूंगी कि आप लोगों में से आई डोंट नो कितने लोग जानते हैं कि मथुरा के अंदर जो पंडे हैं वो माने जाते हैं कि उनको कितना मीठा एक बार में खिला लो बट उनको डायबिटीज नहीं होती। वो एक बार में बैठ के 5-5, 6-6 किलो मीठा आराम से खा लेते हैं। जबकि अगर वो ही मीठा उतनी ही तादाद में अगर एक व्यक्ति रेगुलर बेसिस पे खाए तो उसको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये एक एग्जाम्पल है जेनेटिक म्यूटेशन का, यानी इतने साल, बरसों से, इतनी जनरेशन से वो खाते आ रहे हैं, तो उनका जो जीन्स है वो इस तरह का म्यूटेट हो गया, मतलब बदल गया है कि वो मीठा अगर ना खाएं तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो दिस इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। इससे कई सारे हम साइंटिस्ट जो हैं वो कोशिश करें कई तरह की डिजीज को भी हम खत्म कर सकें या उनका एक इलाज ला सकें, जो कि जैसे एबनॉर्मल, अगर कोई बच्चा स्पेशल चाइल्ड हो जाता है तो उसके लिए भी हम कुछ नई मेडिसिन ला सकें, कुछ नई थेरेपीज ला सकें, वो वर्क जेनेटिक इंजीनियरिंग करती है। जियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो अर्थ से रिलेटेड, यानी कब कहाँ भूकंप आना है या भूकंप आया तो कितने रेक्टर स्केल का है, ये जो बताने वाले लोग होते हैं वो जियोलॉजिस्ट होते हैं। उस कोर्स के अंदर आगे जाते हैं। हैदराबाद में एक इंस्टीट्यूट है NGRI, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजिस्ट का वो है। वहां पर वो लोग इन सब चीजों को, जियोलॉजिस्ट बेसिकली वर्क करते हैं, वहां पर सॉइल के बारे में पता करते हैं, करेक्ट? और इन सब की जानकारी, तो इन सब के लिए हमारे जो टॉप इंस्टीट्यूट कॉलेजेस हैं वो ईसर हैं,
ठीक है। IISc बेंगलोर है, IIT है, NITs हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है ISI। इनके लिए आपको क्या एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम देने होंगे? आपको जेई मेंस एडवांस देना होगा, या आपको बिट्स पिलाने का, वेलोरी टेक्निकल इंस्टीट्यूट का भी आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, SRM में भी आप जाकर इन सबको पढ़ सकते हैं, बिकॉज ये सारे इंस्टीट्यूट भी आपको BSc इन पर्टिकुलर, जैसे साइंस, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायोलॉजी, इनके कोर्सेज अवेल कराती है। ओके, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो हम और डिटेल में आगे बात करेंगे। नाउ कम्स द मैथमेटिक्स। कई बच्चे मैथमेटिक्स से बहुत डरते हैं और कई इससे बहुत प्यार करते हैं, जबकि ये हमारी डे टू डे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं हम मैथ्स का यूज करते ही करते हैं, लेकिन जो बच्चे मैथ्स को बहुत प्यार करते हैं और इंजीनियरिंग की फील्ड में नहीं जाना चाहते, फिर मैथ्स बहुत पसंद है लेकिन इंजीनियर नहीं बनना, तो उसके लिए बहुत सारे करियर्स हैं। आप केवल मैथ्स लेकर के आप इकोनॉमिक्स के अंदर, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, बजट वगैरह जो डिसाइड करते हैं, उसमें आप जा सकते हैं। फाइनेंस के अंदर जा सकते हैं। आप एक्चुअली साइंसेस कर सकते हैं। आप देखिए कौन कौन से आप इससे रिलेटेड, आप देखिए कंप्यूटर, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर जा सकते हैं। आपने सिर्फ मैथ्स ली है, कंप्यूटर कॉमर्स, हमें फिजिक्स केमिस्ट्री पसंद नहीं है, हमने मैथ्स ले ली लेकिन साथ में कॉमर्स ले ली है, अब हम आगे क्या कर सकते हैं? तो आप BCA कर सकते हैं, आप बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कर सकते हैं। ISI, जैसे मैंने आपको कहा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, इसके अंदर इसका अपना एक एडमिशन टेस्ट होता है, जहां आप पढ़ के स्टैटिस्टिशियन बन सकते हैं। स्टैटिस्टिशियंस क्या काम करते हैं? आपने देखा होगा कि हमारी पॉपुलेशन का एनालिसिस होता है, या कि भाई होता है ना कि जनसंख्या, जनगणना होगी, अब जनगणना होगी तो उसमें लोग आएंगे। अब कई बार हमारे दिमाग में आता है कि क्या करते हैं, हमारा इतना सारा पूछ के आपके घर में कितने लोग हैं, कौन है, कितने बच्चे हैं, क्या है। तो जो डेटा क्रिएट किया जाता है, क्योंकि जब पॉलिसीज बनाई जाती हैं तो उसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि कितना आप लोगों को अगर आपने न्यूज देखते होंगे बच्चे, तो आपने क्या सुना है कि हमारे इंडिया को कंट्री ऑफ यंग जनरेशन कहा जाता है, यंग कंट्री कहा जाता है, सुना है आप लोगों ने? ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ, तो वो स्टैटिस्टिकल लोग जो होते हैं, वो लोग पॉलिसीज बनाने से पहले ये सब काम करते हैं। आई थिंक मेरे पास कम समय की कम है और मैं बहुत सारा कुछ बताना चाहती हूँ, चल जल्दी जल्दी हम बताते हैं। तो इसके अंदर देखिए, ये एक्चुअरी साइंसेस इंश्योरेंस से रिलेटेड है। डेटा साइंसेस, आप डेटा आजकल जो होता है कि आपकी पर्सनल डेटा और उस सब के साथ, देखिए न्यू एज करियर जो आपको मैं बताना चाहती, डेटा साइंटिस्ट, ये लोग भी मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक को लेकर काम करते हैं। जितने आपके पॉलिसी, ये आपके पर्सनल डेटा है, आपसे पूछा जाता है ना कि आपका पर्सनल डेटा यूज, तो ये आजकल की नई गोल्ड की तरह इंपॉर्टेंट है डेटा। आजकल बहुत इसको डेटा साइंटिस्ट होते हैं, डेटा एनालिस्ट होते हैं, उसको एनालाइज करके मार्केट ट्रेंड्स वगैरह पता करने के लिए, उसके लिए आपको सर्टिफिकेट कोर्स भी आप कर सकते हैं। आप आर्टिफिशियल साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का करके आप बीटेक, BSc या BE करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जा सकते हैं। अदरवाइज आप उनका सर्टिफिकेट कोर्स करके भी मशीन लर्निंग में जा सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी, आपने अगर देखा होगा, सबसे बेसिक एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी का है कि आप वायरस ना आए उसके लिए एक एंटीवायरस ऐप डाउनलोड करके रखते हैं अपने फोन में, अपने लैपटॉप में, राइट? तो वो साइबर सिक्योरिटी वाले लोग करते हैं। नाउ UX UI डिजाइन, आप जैसे वेबएक्स जो भी वेब देखते हैं, वेब पेज देखते हैं, उसकी डिजाइनिंग का जो पार्ट होता है, या मूवीज के अंदर भी VFX का आता है आजकल, ठीक है, वो सब UX UI डिजाइनर्स होते हैं जो कि ये सब काम करते हैं। इसके लिए कई सारे इंस्टीट्यूट हैं, डिजाइनर इंस्टीट्यूट्स होते हैं डिजाइनिंग के लिए, MIT पूना है, NID जो गवर्नमेंट का है वो है, और सिम्बायोसिस के अंदर भी है। ये और भी कई सारे इंस्टीट्यूट है जहां पर आपको BDES का कोर्स ज्वाइन करना पड़ता है UX UI डिजाइनर बनने के लिए। आप सर्टिफिकेट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। Let's talk about the अलग different stream, physics, chemistry and biology. Now physics, chemistry and biology में allied medical sciences आते हैं, medical sciences हैं, agriculture and food है, fitness, nutrition and well-being है, research है,
अब इन सब के बारे में हम डिटेल में एक एक लेते हैं। मेडिकल एंड अलाइड, जिन बच्चों ने अगर बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री अगर लिया है, या कई बच्चे मैथ्स भी साथ में ले लेते हैं, उनके लिए कई सारे ऑप्शंस है। एमबीबीएस, आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना। आयुर्वेदिक में अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो डेंटिस्ट्री, दांतों की जो डॉक्टरेट के लिए आप चाहते हैं वो डेंटिस्ट्री। वेटरनरी साइंसेस, आजकल बहुत सारे बच्चे एनिमल लवर्स होते हैं, तो उन एनिमल्स के लिए भी एक अपना स्पेसिफिक डॉक्टर्स होते हैं, उनका स्पेसिफिक हॉस्पिटल होता है। वो डॉक्टर्स वेटरनरी साइंसेस के अंदर आते हैं और वेटरनरी का कोर्स करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं। नाउ हमारे इंडिया में आयुष मंत्रालय एक और बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर बाकी साइंसेस जो कि हमें ट्रीट करती है, जैसे बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। नाउ एनवाई, व्हाट इज एनवाई? किसी कोई बता पाएगा जल्दी से मुझे एनवाई क्या है? एनवाई इज बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस। बहुत सारे आजकल योगिक उसके तरफ जा रहे हैं। नाउ सिद्धा मेडिसिन, बैचलर ऑफ सिद्धा, ये भी एक अलग स्ट्रीम है ट्रीट करने का अपने को। आप अगर केमिकल वाली मेडिसिन नहीं खाना चाहते तो इसके जरिए भी आप ठीक कर सकते हैं अपनी किसी भी अलाइनमेंट को। नाउ नर्सिंग एक है। फिजियोथेरेपिस्ट, आप में से बहुत बच्चे जानते होंगे फिजियोथेरेपिस्ट क्या होते हैं, क्या काम करते हैं। एंड देन न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन, आप लोग खाने से भी, अच्छी डाइट के साथ भी आप अपनी सेहत बना सकते हैं, इनका भी आजकल बहुत रोल है। नाउ कम्स दी पैरामेडिकल कोर्सेज। अब पैरामेडिकल कोर्सेज, पैरामेडिकल वो लोग होते हैं जब आप, जो डॉक्टर्स को इमीडिएट हेल्प करते हैं। जब आप इमरजेंसी में जाते हैं तो जो पहला आपको मिलता है वो पैरामेडिकल कोर्स किया हुआ होता है। सारे एम्स जो हैं वो पैरामेडिकल कोर्सेज को करवाते हैं, जैसे बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, यूरोलॉजी, रेडिएशन थेरेपी। मतलब जो डॉक्टर्स के साथ उनको हेल्प करते हैं वो पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर आते हैं। इसके लिए आपको एम्स दिल्ली का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो कि आपको बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है 12th के बाद, जिसमें आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री कंपलसरी है, और आप उसमें सिलेक्ट होते हैं तो आप इनमें से किसी भी एम्स में किसी भी एक कोर्स के अंदर, बीएससी के अंदर एनरोल कर सकते हैं। ओके, एक एक कोर्स के बारे में आप इसमें लिख लीजिए, अगर आपको बाद में पूछना है तो मैं बताऊंगी, नहीं तो आप 1-on-1 सेशन में अपने काउंसलर से भी पूछ सकते हैं। ना जिपमर, जिपमर के अंदर भी पैरामेडिकल कोर्सेज है, ये भी गवर्नमेंट का ही एक इंस्टीट्यूट है। जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहलाता है ये। एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एडेड है। यहाँ पर भी आपको नर्सिंग का कोर्स मिलेगा, अलाइड जो और दूसरे बीएससी अलाइड पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं वो सारे आपको यहाँ मिलेंगे। और इसके लिए आपको इसका नीट का स्कोर इसके अंदर अप्लाई होता है। आप नीट का एग्जाम देंगे तो आप जिपमर के लिए भी आप एलिजिबल होते हैं, उसके स्कोर के बेसिस पे ये भी एडमिशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, नाउ कम्स द लास्ट, एग्रीकल्चर। अब हमारा, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारा भारत जो है वो किसानों का देश कहा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत लार्ज स्केल पे लोग खेती बाड़ी करते हैं, और एक ये बहुत बड़ा सेक्शन, ठीक है। तो आप अगर कहीं ना कहीं खेती बाड़ी से जुड़े हैं, और या आप इंटरेस्ट रखते हैं, बॉटनी में इंटरेस्ट रखते हैं, और आप चाहते हैं कि आप कुछ इस एरिया के अंदर काम करें, तो आप एग्रीकल्चर के अंदर भी जा सकते हैं। इस एरिया में इस कोर्स को लेने के लिए आप मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ भी जा सकते हैं, और मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी के साथ भी जा सकते हैं ना। इसमें कौन कौन से होते हैं? एग्रीकल्चर तो आपको पता ही है, खेती बाड़ी। हॉर्टिकल्चर है, एग्रोनॉमी है, फॉरेस्ट्री है, फूड टेक्नोलॉजी एंड फिशरी है, ठीक है। इनके एंट्रेंस एग्जाम जो है वो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो CUET आप सब जानते हैं, जिस बारे में 12th के बाद देना पड़ता है। BHU, भारत, हमारी जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, वहां का एंट्रेंस एग्जाम है। कर्नाटक का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है। झारखंड का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है। तेलंगाना का भी अपना एक एंट्रेंस एग्जाम है फॉर एग्रीकल्चर, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। सो ये सारे अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जिनके अंदर आप अपीयर होकर के आप इनमें से किसी भी कोर्स के अंदर आप आगे जा सकते हैं।
ठीक है। नाउ न्यूट्रिशन एंड फिटनेस। न्यूट्रिशन आप सब जानते हैं कि जो हमारा खाना पीना है, ये प्रूफ भी हो गया है कि इंडिया के अंदर जो हम मसाले खाते हैं, जितना हम लोग हमारा जो ट्रेडिशनल वे ऑफ कुकिंग है वो बहुत ही बेनिफिशियल है हमें अच्छी लाइफस्टाइल के साथ हमें जीने के लिए, हमारी फिटनेस बनाए रखने के लिए। अब इसके लिए बहुत अलग अलग कोर्सेज हैं, ठीक है। आप डाइटिशियन बन सकते हैं हर क्षेत्र में, चाहे फिर वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, फिर चाहे वो क्या नाम से आपके फिल्म स्टार्स हों जो आप जिनको अपना देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, गेम्स के आप देखते ही हैं, या जनरल वे में भी आजकल सब अपनी फिटनेस को लेकर बहुत मोटिवेटेड रहते हैं। तो उसके लिए दो तरीके हैं, एक तो आप एक्सरसाइज करें, तो जो एक्सरसाइज आपको करवा रहे हैं, ठीक है, वो आपके कौन लोग हैं, वो आपके फिजियोथेरेपिस्ट हैं, या आपके पर्सनल ट्रेनर हैं, या आपके स्पोर्ट्स अच्छा, अगर आप वो खाने के थ्रू आपको आपकी सेहत ठीक करा रहे हैं, वो न्यूट्रिशन में आएगा, तो वो डाइटिशियंस होते हैं। आज मैच है, सब बच्चे बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, मैं जल्दी जल्दी खत्म करती हूँ, लेकिन उस मैच में जो प्लेयर्स हैं उनकी फिटनेस के लिए भी उनके पास उनके डाइटिशियंस होते हैं, उनके पर्सनल ट्रेनर्स होते हैं, उनके फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। आपने देखा होगा कि मैच के दौरान अगर किसी स्पोर्ट्स पर्सन को, किसी खिलाड़ी को चोट लग जाती है, तो एक बैग लेके भागता हुआ एक बंदा आता है, और वो अनाउंस भी होता है कि फिजियो पहुंच चुका है। फिजियो मींस फिजियोथेरेपिस्ट, वो स्पेशलाइज्ड होते हैं स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी। वो वहां जाकर उसको थोड़ा बहुत ऐसी नसेस, उनकी जो वेन्स होती है उसको रिलैक्स करके और उनको वापस फिट करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो अपना मैच फर्दर खेल सकें। और ये सिर्फ क्रिकेट मैच की बात नहीं है, ये हर एक जो भी हमारा स्पोर्ट है उसके अंदर ये जरूरी होते हैं। जनरल वे में भी आप जब अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी अगर हाथ में दर्द है, तो डॉक्टर लिखता है जाओ फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ, एक्सरसाइज करो थोड़ी सी, होता है ना। तो ये वो लोग होते हैं। नाउ कुछ लाइफ साइंसेस जो आप रिसर्च के अंदर जाना चाहते हैं, अगर आप इन प्रोफेशन के साथ नहीं जाना चाहते जो अब तक हमने डिस्कस करे, आप उनमें रिसर्च करना चाहते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च होती है, जो कि एक वाइड ऑप्शन आपको देती है, जिसके अंदर जैसे मैंने अपना खुद बारे में बताया कि मैंने ग्रेजुएशन बायोटेक में की। इसके अंदर आप जेनेटिक्स के बारे में पढ़ सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ सकते हैं, एनवायरमेंटल के बारे में पढ़ सकते हैं, और फिर आप अपना डिसाइड भी कर सकते हैं कि आगे मुझे किस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके आगे जाना है, ठीक है। आप माइक्रोबायोलॉजी मतलब आप छोटे छोटे माइक्रोब्स जो हमारे आसपास रहते हैं, जो हमें नहीं पता होते हैं, उनके बारे में स्टडी करके वो किस तरह हमें आगे फ्यूचर में अपनी हमारी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं, उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। जूलॉजी, बॉटनी आप सब जानते हैं क्या स्ट्रीम्स है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बायोलॉजी, जेनेटिक्स, डीएनए, आरएनए, इनके बारे में जो डिटेल में बात करते हैं। देन फॉरेंसिक साइंस, आप लोगों ने, सब बच्चों ने एक सीरियल देखा होगा जिसके अंदर दया दरवाजा तोड़ता है, वो तो सबको याद है, लेकिन उसके अंदर एक डॉक्टर भी आते थे जो कि फॉरेंसिक साइंस का काम करते थे। वो डेड बॉडी के अंदर से जाकर के देखते थे कि क्यों इसकी ये सीन जो हुआ, ये क्राइम हुआ, वो किसने किया, किस तरह से किया, उसके बारे में। तो जो फॉरेंसिक साइंसेस होती हैं, यानी हम डेड चीजों से अगर हम पता करने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे का राज क्या है, उसके बारे में जानकारी हासिल करने वाले लोग फॉरेंसिक साइंस के अंदर होते हैं। तो अगर आपका इन्वेस्टिगेटिव माइंड है और आप चाहते हैं कि मैं जरा पता करूं और इस एरिया में जाना चाहते हैं, लेकिन तो आप ये भी आप कोर्स फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको बायोलॉजी की जरूरत होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री की जरूरत होती है, क्योंकि केमिकल्स के साथ आप डील करना चाहत पड़ता है इसके अंदर। फार्मेकोलॉजी, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हमारे हर एक घर के पास में एक मेडिकल शॉप होती है जहां से हम मेडिसिन लेके आते हैं। एक तो वो भी फार्मासिस्ट का ही कोर्स करके आता है, वो उन दवाइयों के बारे में जानता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दवाइयों के बारे में रिसर्च करते हैं, नई दवाइयां बनाते हैं, तो वो भी एक एरिया हो सकता है। बायोकेमिस्ट्री का एग्जाम्पल मैंने आपको सबसे पहले दिया था कि जो पेंट्स हुए हैं उसमें ऐसे ऐसे पेंट्स का इवोल्यूशन किया है या रिसर्च की गई है जिससे हमारे हाथ खराब ना हो उन केमिकल्स के साथ, राइट। तो ये बायोकेमिस्ट्री का एग्जाम्पल है। बायोकेमिस्ट्री के एग्जाम्पल में ये भी रिसर्च की जाती है कि मार्स के अंदर लाइफ है कि नहीं है, जैसे मून पे लाइफ है कि नहीं है, वो भी एक बायोकेमिस्ट रिसर्च में जाता है वहां पर। जेनेटिक्स, एज आई ऑलरेडी
डिस्क्राइब कि आपकी जीन्स के बारे में। होम साइंस हमारे ये सिर्फ खाना बनाने या तुरपाई करने का काम नहीं है। होम साइंस में बहुत सारी चीजें आती हैं। जिन बच्चों ने होम साइंस ली है उनको पता होगा कि हम इसके अंदर साइकोलॉजी का भी एक पार्ट पढ़ते हैं। इसके अंदर हम अपने फूड को किस तरह एनहेंस कर सकते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिट रहे, वो भी इसके अंदर आता है। सो दिस इज ऑल्सो अगेन अ रिसर्च का एरिया कि आप जैसे आपने अगर देखा होगा पेंडेमिक के टाइम पे लोग हल्दी का पानी पी रहे थे, किसी ना किसी ने तो रिसर्च की ना कि हल्दी कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। सो ये चीजें सब होम साइंस के अंदर आती हैं। अब इन रिसर्च में जाने के लिए जो टॉप कॉलेजेस हमारे यहाँ पर हैं वो है IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलोर का है। इसमें जाने के लिए आपको जेई एडवांस देना पड़ता है और नीट देना पड़ता है। और भी जो बाकी जैसे DAE है मुंबई का, HB है होमी भाभा न्यूरो जो इंस्टीट्यूट है होमी भाभा का, नाइसर है भुवनेश्वर का, इसर है जो अलग अलग सिटीज के अंदर हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है। अच्छा, IITs और बिट्स में भी आपको BSc कोर्सेज मिल सकते हैं, प्राइवेट SCMG में भी आपको मिलते हैं। पहले KVYP के उससे भी आप जाते थे, लेकिन अभी इंस्पायर आ गया है। इंस्पायर जो आप वर्ड देख रहे हैं ये क्या है? बेसिकली ये गवर्नमेंट के द्वारा है, इनोवेशन इन साइंस परसूट्स फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। यानी जो यंग बच्चे जो साइंस को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके अंदर यंग एज से ही जिनको कुछ ना कुछ इनोवेट करने का मन करता है या जो कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए ये एक इंस्पायर गवर्नमेंट ने ये एक स्कॉलरशिप शुरू की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। इसके अंदर भी अलग अलग सेक्शंस हैं। आप जो कि 17 से आई थिंक 20 के ग्रुप में, जो सेकेंड ग्रुप में आप आते हैं, इसमें आपको 10 जो है 0.80 लाख यानी 80,000 रुपए पर ईयर के हिसाब से उन बच्चों को मिलते हैं। लेकिन उसके लिए आपको 12th क्लास के अंदर टॉप 1% में आपके अगर मार्क्स हैं, यानी 12th का आपने एग्जाम दिया है और आप टॉप 1% में आते हैं, तो ही आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। या जेई एडवांस या नीट का एग्जाम देते हैं और उसके अंदर अगर आप टॉप में आते हैं तो है। इसके बारे में डिटेल में आपको अगर जानना है तो आप अपने 1-on-1 सेशन में पूछ सकते हैं। क्योंकि अच्छा, और जो 9th के यहाँ बच्चे हैं, छोटे बच्चे भी, जो 6 से 10 तक के बच्चों के लिए भी ये स्कॉलरशिप्स अवेलेबल की जाती है, लेकिन उसके अंदर भी आप टॉप 1% में आने चाहिए अपने स्टेट की। ठीक है, और ये इसके बारे में है। नाउ फ्यू न्यू एज करियर जो कि मेडिकल से रिलेटेड है। पहले हमने देखे साइंस मैथ से रिलेटेड, ये साइंस बायोलॉजी से रिलेटेड है। मेडिकल साइंटिस्ट, आप जानते हैं मेडिकल साइंटिस्ट रिसर्च जो मेडिकली करते हैं, इसका एग्जाम्पल हमारी वैक्सीन है जो कि मेडिकल साइंस के अंदर आती है। दूसरा डेटा साइंटिस्ट जो, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि ये हमारे पर्सनल डेटा को या पॉपुलेशन डेटा को, इन सबको टेक्निकली एनालाइज करके, इवेलुएट करके और बाकी आगे आपको फैसिलिटेट करते हैं ताकि आपका कई सारे काम जो हैं वो इजी होते चले जाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पर्सनल डेटा आपके पास है तो आपका एक आधार कार्ड होगा। आधार कार्ड अगर आपने लिंक कर दिया है तो आप जो जैसे फोन पे करते हैं या गूगल पे करते हैं, वो सब किस तरह हुआ, ये डेटा साइंटिस्ट ने ही आपका ये फैसिलिटीज अवेल कराई है। तो ये भी एक काम डेटा साइंटिस्ट का है। वेटेरियंस, एज आई ऑलरेडी मेंशन, जो लोग एनिमल्स से बहुत प्यार करते हैं, एनिमल्स की वेलफेयर के लिए काम करना चाहते हैं या उनको ट्रीट करना चाहते हैं, वो वेटेरियंस के अंदर आते हैं। उसमें वो उनके लिए मेडिकल डॉक्टर भी बन सकते हैं। बैचलर ऑफ वेटेरिनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स करके 5 साल का जो कोर्स होता है, जस्ट लाइक जो हमारा MBBS है वैसे होता है, और आप उनके हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर आप वर्क कर सकते हैं। ठीक है। नाउ फॉरेंसिक साइंस मैंने आपको बता ही दिया कि क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट करने के लिए होते हैं मेन। ये काम वहां पर भी आते हैं जो आप जैसे कई सारे, नॉट ओनली क्राइम, कई जगह ऐसी चीजें होती हैं जहां हमें पता करना होता है कि जनरली तो क्राइम के लिए ही यूज किया जाता है, लेकिन ये किसी भी
सीन को या किसी भी आपको इंफॉर्मेशन लेनी है जो कि आपके सामने घटित नहीं हुई। या माला प्लीज, आपने हैंड रेज किया है। आई आपके नो आई एम अहेड ऑफ टाइम, सॉरी, थोड़ा टाइम, बस ये लास्ट ओके है थोड़ा, नो इश्यूज मैम। ठीक है। ओके ओके मैम। तो ये दिस इज ऑल। इसके लिए आप फॉरेंसिक साइंस के कॉलेजेस हैं, नेशनल फॉरेंसिक साइंस कॉलेज दिल्ली में भी है, पूना में भी है। सो आप यहाँ पर भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसके अंदर आप जा सकते हैं। सो नाउ आई विल आस्क माला कि अगर आपके पास कोई मैं स्टॉप कर देती हूँ अपना ये शेयरिंग, एंड अब प्लीज आप अपने अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। और अगर आपको कोई इन सब जो करियर्स मैंने बताए हैं उनमें से अगर कोई डाउट है तो आई थिंक हमारे पास टाइम की शायद थोड़ी शॉर्टेज है, लेकिन अगले 5 मिनट में अगर कोई पूछना चाहता है तो प्लीज मैं उसका आंसर देने के लिए तैयार हूँ। अदरवाइज आप लिख लीजिए अपने 1-on-1 सेशन में। जो बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड हैं उनसे भी मैं पूछ लूंगी, और जो उनको मैं बता दूंगी। अगर कोई दूसरे काउंसलर्स मैम आप लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, आप उनसे भी ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो आई होप, आई एम सॉरी मैंने थोड़ा सा आप लोगों का टाइम ज्यादा लिया, बट मुझे यकीन है कि आप लोगों को काफी जानकारी मिल गई होगी कि आप साइंस सब्जेक्ट लेके कहाँ और कितने अलग अलग वेरियस एरिया के अंदर करियर ले सकते हैं। आप प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए सब, प्लीज। यस, आप सभी कैमरा ऑन कर लीजिए, हम क्विकली कुछ स्क्रीनशॉट्स लेते हैं। मैम इसमें छोटा सा एक एडिशन मैं करना चाहूंगी जस्ट फॉर द स्टूडेंट्स। आपने बहुत ही इन डेप्थ मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर वर्कशॉप को कवर किया है। बिकॉज ऊपरी तरह से तो मुझे लगता है कि हम लोग सब जानते हैं कि साइंस फील्ड में जाना है तो टेक्निकल फील्ड में जाना है तो पीसीएम लेना है, अगर मेडिकल फील्ड में जाना है तो पीसीबी लेना है। लेकिन कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज है और कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए आगे हमें फर्दर रेडी होना है, वो भी हमने इसमें आज कवर किया है। इसमें ड्यूरिंग दैट टाइम जब आप एक आर्किटेक्चर वाला एक एस्पेक्ट बता रहे थे, आई वाज जस्ट रिमाइंडिंग अ वीडियो फ्यू डेज बैक। आई हैव जस्ट सॉ दैट वीडियो कि साइकोलॉजी को किस तरह से आर्किटेक्ट्स यूज कर रहे हैं। जी जैसे आपने जी बताया कि मेडिकल के अंदर साइकोलॉजी का एक अपना एक अलग तरह का रोल है। जी सो आई जस्ट वांट टू शेयर दैट एक्सपीरियंस, जिसको देखकर मुझे भी एक थोड़ा सा शॉकिंग लगा कि बेटा जब एक आर्किटेक्ट, हम बोलते हैं ना साइकोलॉजी के बाद यू हैव मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज। और हम बात करते हैं डिजाइनिंग की, चाहे वो फैशन डिजाइनिंग हो, चाहे वो इंटीरियर डिजाइनिंग हो एंड ऑल। तो एक प्लानर तो बना लेता है एक आइडिया के साथ कि हमें ये बिल्डिंग रेडी करनी है, लेकिन मॉल में कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए, क्यों फूड कोर्ट हर मॉल के अंदर ऊपर ही होता है, क्यों पार्किंग के लिए जाना हो तो ऊपर से फिर आपको पूरा मॉल दिखता है फिर आप नीचे तक आते हैं। सो जो चीज का प्लेसमेंट है, द कलर कॉम्बिनेशन वी आर यूजिंग, तो कैसे साइकोलॉजी को यूज किया जाता है कि किस तरह से कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए। क्यों फूड को लास्ट में बनाया जाए, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ जस्ट टू एंजॉय द फूड वो मॉल में जाते हैं, लेकिन मॉल में जाने के बाद सबसे लास्ट में उनको फूड कोर्ट मिलता है, पहले उनको नीचे से शॉपिंग के लिए जाना पड़ता है। इंटेंशनली उसके मॉडल को बहुत कंफ्यूजिंग बनाया जाता है कि हम जाते कहीं से हैं पहुंचते कहीं पे हैं, सो दैट। और आप देखो उस चीज को यूटिलाइज कैसे किया जाता है कि विंडो शॉपिंग जितनी भी शॉप्स होंगी उसमें ग्लास लगा होगा, सो दैट कि आप अंदर देख सके कि क्या है और उनको ज्यादा डिस्प्ले के ऊपर खर्चा कम करना पड़े, एंड यू विल गेट टू नो कि अंदर क्या है। और अगर आपके इंटरेस्ट की थोड़ी सी भी चीज है, आपको कोई गिफ्ट लेना है या यू आर प्लानिंग टू बाय समथिंग, चाहे वो आप कुछ समय बाद लेने वाले हैं, दैट आइडिया विल समहाउ अट्रैक्ट यू। और क्या कलर्स होने चाहिए, किस तरह का फिनिशिंग होना चाहिए, सो हाउ थिंग्स आर नाउ इंटरकनेक्टेड, कहाँ पे कौन सा अरोमा डालना है। तो ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि कैसे पब्लिक को कंफ्यूज करने के लिए भी आर्किटेक्चर्स नाउ दे यस आर मैम, यूजिंग दैट माइंड गेम, सो बिल्कुल दैट मैम। इनफैक्ट आपके जो ये आजकल के आप लोग सब गेम्स भी खेलते होंगे मोबाइल पे, जो गेम्स बनाए जा रहे हैं वहां भी साइकोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। एग्जैक्टली। वहां पर भी साइकोलॉजिस्ट का एक रोल आता है कि कौन से गेम्स बच्चों को या बड़ों को या किस सेक्शन को ये गेम किस तरह अट्रैक्ट करेगा।
सो यस, हर एक अगर हम करियर में जाएं मैम तो बहुत सारा आपको देखने को मिलता है। हम कई बार सब बच्चे समझते हैं कि हमारे को सिर्फ मेडिकल फील्ड में ही साइकोलॉजी कहीं ना जी कहीं नहीं हेल्प आउट करेगी, नहीं नहीं बट नहीं साइकोलॉजी और साइकोलॉजिस्ट की जरूरत हर उस जगह है जहां पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, हर उस राइट जगह पे। इट कैन बी डिजाइन, इट कैन बी मेंटल हेल्थ, इट कैन बी ऑपरेशंस होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, देन पेशेंट के साथ उसमें इंटरेक्ट करना, उन्हें एक साइकोलॉजिकली हीलिंग देना, वहां भी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। और इससे भी बड़ी बात हम देखते हैं कि एक टीचिंग करियर बच्चों के लिए ओपन हो जाता है, उसके बाद एक हाँ अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है। एचआर के अंदर अगर हम जाते हैं, वहां पे जाते हैं आपको एक ऐसे यू नीड अ पर्सन हु कैन इंटरेक्ट विद यू, हु कैन कनेक्ट विद यू, हु कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। तो जो बच्चे अगर आगे चल के साइकोलॉजी लेना चाहते हैं या ले रखी है उन्होंने, तो आप ये बात सोचिए कि बहुत छोटा आयाम है कि साइकोलॉजिस्ट ही बन सकते हैं। अ साइकोलॉजी स्टूडेंट कैन हैव abundant opportunities in future। एक और यहाँ जहां मैं तक जी सॉरी जी मैम इंटरेक्ट नहीं करती नहीं हूँ नहीं आपको। नहीं, प्लीज एक प्लीज, फिर आप बच्चों को कह रहे आप लोग सोचते होंगे क्योंकि एग्रीकल्चर के जब बात आती है, मैंने बहुत जल्दी उस चीज को कवर किया बिकॉज टाइम नहीं था, लेकिन एग्रीकल्चर में सिर्फ खेती बाड़ी नहीं है। आप सब लड़के यहाँ हैं और इंतजार कर रहे होंगे कि अभी हमारा इंडिया का मैच शुरू होने वाला है। कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? यस और नो? यस। तो आप देखते हैं कि वहां की जो फील्ड है, फील्ड में जो ग्रास है वो भी एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट के अंदर आता है, हॉर्टिकल्चर में आता है। वो उस करियर को हम कहते हैं ट्रफ स्पेशलिस्ट, जो कि सिर्फ वो स्पेशलिस्ट इसी चीज के होते हैं कि जो ग्रास है ग्राउंड के अंदर वो कैसे मेंटेन की जाए, कितनी की जाए। सो एग्रीकल्चर को आप सिर्फ वैसे मत देखिएगा कि हम खेती बाड़ी के लिए जा रहे हैं, इसमें बहुत कुछ है। तो डिटेल में अगर आप जाएंगे, आप पढ़िए दिशा आईडीसी का जो हमारा पोर्टल है उसमें जाकर एग्रीकल्चर एंड फूड टेक्नोलॉजी को पढ़िए प्लीज जाकर। यस मैम, थैंक यू मैम। आई वाज जस्ट अबाउट टू से So दैट ओनली कि जो हमने पिछली लास्ट वर्कशॉप पे भी कवर किया है, इफ माला मैम का जस्ट रिपीट इन दिस सेशन, कि डैशबोर्ड के ऊपर किस तरह से दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू एक्सप्लोर द डैशबोर्ड एज वेल। yes, thank you so much मैम। सो जैसे कि प्रियंका मैम ने बहुत सारे ऑप्शंस बताए हैं, लेकिन आप चाहते हैं अगर उसको और डिटेल्स में पढ़ना, ये कई ऑप्शंस ऐसे हैं जिनके बारे में आप और भी ज्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं, आपको लगता है कि स्लाइड में थोड़ा कम कवर हुआ है उस ऑप्शन के बारे में, या उससे भी थोड़े अलग करियर्स जो स्लाइड में शायद मेंशन भी ना हो लेकिन आप उनको रीड करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड उन करियर्स में लेके, तो आप डैशबोर्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चंस भी होते हैं तो आपके वन ऑन वन सेशंस अभी हो भी रहे हैं, आगे भी होंगे, तो आप अपने करियर काउंसलर से भी डायरेक्टली वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच मोनिका मैम एंड प्रियंका मैम, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव सेशन था मेरे लिए भी, और आई होप बच्चों के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा वो। सो हम लोग ये सेशन एंड करते हैं क्वेश्चन के साथ। जैसे स्टार्टिंग में हमने पूछा था कि आपका टॉप इमोशन क्या है, तो लास्ट में भी हम एक टॉप इमोशन एक बार पूछ लेते हैं स्टूडेंट से कि कितने बच्चे सेटिस्फाई हैं, इंफॉर्मेटिव उनको ये सेशन लगा, या कोई भी उनका टॉप इमोशन हो। आई होप इमोशंस व्हील जो था वो मोनिका मैम ने और मैंने दोनों ने ही शेयर किया था ग्रुप में। तो हम चाहेंगे कि थोड़े वैरायटी वाले हमारे पास, जैसे करियर्स हम चाहते हैं ना कि बच्चे बस सेम करियर्स में ना जाएं, तो हम चाहते हैं कि इमोशंस भी हमारे हमारे पास एक पर्टिकुलर सेम इमोशंस ना आए जो हर कोई यूज करता है। सो आप लोग चैट बॉक्स में वो अपनी इमोशंस टाइप कर लीजिए, 1 2 3 गो बोलने के बाद आप सभी लोग अपनी इमोशंस एंटर करिएगा। ओके, सो आई होप अभी तक सभी ने अपने इमोशंस लिख लिए हैं चैट बॉक्स में। सो 1 2 3 गो। Along with this, I would like to congratulate Mala ma'am यस as well for organizing such a wonderful, workshops. आज हमारी continuously 2 workshops रही और दोनों ही बहुत अच्छी रही, and the kind of discipline I have seen in today's workshops is really great, and I hope आगे की workshop में भी हम इसी तरह से ही रहें, present रहें, physically and mentally हमारी प्रेजेंस यहाँ पे दिखती रहे, and definitely we have seen so many good reactions and so many good Yes. answers in the chat box. Chat box. Thank Thank you you so everyone. much. Thank you Priyanka ma'am, and thank you Mala ma'am. ma'am for Thank you. organizing Thank you such. everyone. Thank you, ma'am. Enjoy. Okay. Thank you. Thank you, Okay. ma'am. Thank you everyone. Bye, ma'am.